राधे राधे दोस्तों, मैं रेणु कुमारी संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम रीट मेंस में जो हिंदी का पेपर आया था उसे सॉल्व करेंगे। ये 2023 का पेपर है। इसमें लगभग 30 प्रश्न हैं, इन्हें हम देखते हैं और इसमें ऑफिशियल जो आंसर की आई थी उसी के हिसाब से इनके आंसर बताएंगे। आपने संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है इसमें, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। दूसरा है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तीसरा है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो इसमें आपको आंसर तो लगा हुआ दिख ही रहा है, पर इसे हम समझ लेते हैं कि बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है नहीं है, जबकि शस्त्र किसे कहते हैं जिसे साथ में लेकर लड़ा जाता है, जैसे कि तलवार हो गया, भाला हो गया, ये सब शस्त्र में आते हैं, जबकि बंदूक अस्त्र में आता है। अगर यहाँ पर होता बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है तो ये सही होता, इसलिए ये हमारा गलत है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अब ये जो वाक्य है ये गलत है। यहाँ पर सिर्फ ऐसे होना चाहिए था कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अनेक अपने आप में ही बहुवचन है, तो यहाँ पे अनेक को लिखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए अशुद्ध हो गया। बात करें, काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, तो काशी हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग आता है। अगर यहाँ पर होता कि काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है तो ये वाक्य हमारा सही होता, लेकिन यहाँ पर इसे पुल्लिंग बना दिया है तो ये गलत है। अब बात करें सही ऑप्शन की कि एक गाय, दो घोड़े। अब ये तो दोनों, अब कोई भी हमारा जो वाक्य होता है उसमें जो आखिरी शब्द जो है, अगर वह स्त्रीलिंग है तो वाक्य भी स्त्रीलिंग से ही समाप्त होगा। जैसे कि एक गाय, अब गाय स्त्रीलिंग हो गई, दो घोड़े, घोड़े जबकि पुल्लिंग में आ गए, और एक बकरी। अब यहाँ पर जो बकरी है वो स्त्रीलिंग है, तो मैदान में चर रही हैं, तो ये वाक्य हमारा सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे ये घोड़े बाद में होता तो चर रहे हैं ऐसे आना चाहिए था। तो इन चीज़ों पर भी आप अपना ध्यान केंद्रित करें। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चट्टान, चंदन, चपला या फिर चमक। तो चट्टान खड़ी है, चपला किसको कहा जाता है? बिजली को, तो वो भी स्त्रीलिंग शब्द ही है। चमक ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन चंदन जो है ये एक पुल्लिंग शब्द है। चंदन लगा लिया ऐसे ही तो कहते हैं, चंदन लगा लिया ऐसे थोड़ी कहते हैं, तो ये हमारा पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमेलित कीजिए। तो क का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। त का दंत, न का नासिका और श का तालु। जो श शलगम है इसका होता है तालु, जबकि श षटकोण का क्या होता है? मूर्धन्य। तो आप ये जो इनके उच्चारण स्थान है इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ लें। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें वर्णमाला में सभी ये प्रश्न करवाए गए हैं। तो हमारा ये इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, वह थोड़ा ही चल सकी। कमला ऊपर बैठी है, वह ईमानदारी से काम करता है। तो ये तो कोई भी संबंध नहीं बता रहे हैं, वह थोड़ा ही चल सकी। इसमें तो निपात का प्रयोग हुआ है कि कैसी चली? थोड़ा ही चली। कमला ऊपर बैठी है, इसमें भी कोई संबंध नहीं बताया जा रहा है, वह ईमानदारी से काम करता है। जबकि इसमें जल के बिना, यहाँ पे बिना अव्यय का प्रयोग हुआ है, के बिना, तो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसमें संबंध भी बता दिया, किसके बिना? जल के बिना। क्या संभव नहीं है? जीवन। तो संबंध बोधक का प्रयोग हो गया और ये अव्यय हो गया, के बिना।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो शब्द जातिवाचक हो और जो उससे संज्ञा बनी है वो भाववाचक, इनमें से 3 तो भाववाचक हैं लेकिन एक नहीं है। जैसे कि अब बात करें शठता, बंधुत्व, पशुता और कंजूसी। तो कंजूसी किससे बना है? कंजूस से। बंधुत्व किससे बना है? बंधु से। और पशुता किससे बना है? पशु से। और सठ से सठता बना। तो सही आंसर बताइए क्या है? तो इसमें आएगा कंजूसी। तो कंजूसी जो है भाववाचक संज्ञा नहीं बनी है क्योंकि ये जाति नहीं है कंजूस। सठ किसको बोलते हैं? मूढ़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, तो वो एक जाति के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए ये तीनों, ये बंधु से बंधुत्व बना है, सठ से सठता बना है, पशु से पशुता बना है, लेकिन कंजूसी भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? तो एरिया किसको बोलते हैं? अंचल को, खंड को, क्षेत्र को या फिर मंडल को? तो एरिया बोला जाता है क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, मतैक्य शब्द का सही संधि विच्छेद है म प्लस ऐक्य, मति प्लस ऐक्य, या मत प्लस ऐक्य, या फिर मत प्लस ऐक्य। तो इसका सही बनेगा मत प्लस ऐक्य। मतैक्य में संधि कौन सी होगी? यहाँ पर होगी वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है हमारा, फारसी शब्द नहीं है आबरू, आवारा, इलाज या फिर चश्मा। तो चश्मा फारसी शब्द है, आबरू भी फारसी शब्द है, आवारा भी फारसी शब्द है, लेकिन इलाज फारसी शब्द नहीं है। ये कौन सा है? ये अरबी भाषा का शब्द है इलाज। ये भाषाओं से संबंध, ये फारसी, अरबी, ये शब्द जरूर आते हैं, इन्हें भी आप ध्यान से पढ़ें। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है बूढ़ा, रोड, बड़ाई या फिर सोडा। तो सोडा इसमें अशुद्ध शब्द है, पर ये अशुद्ध क्यों है ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि जो कि उत्क्षिप्त व्यंजन होता है जिसके नीचे ये बिंदी आती है उसे उत्क्षिप्त व्यंजन बोला जाता है। तो जहाँ पर भी हिंदी के जो शब्द हैं, चाहे वो बीच में आए उत्क्षिप्त, कोई भी शब्द में अगर वह आ रहा है उत्क्षिप्त व्यंजन, तो वो हिंदी के शब्दों में यही आएगा उत्क्षिप्त व्यंजन। लेकिन जहाँ पर भी अंग्रेजी भाषा के जो शब्द हैं, जैसे रोड हो गया, सोडा हो गया, सोडा भी क्या है? अंग्रेजी वर्ड है एक। तो अंग्रेजी शब्द होने के कारण अगर इसमें ये बिंदी नहीं लगी होती तो सोडा सही था, लेकिन यहाँ पे उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है तो ये अशुद्ध हो गया। अगर ऐसे रोड के नीचे अगर यहाँ पे बिंदी लगी रहती तो ये भी अशुद्ध हो जाता। तो अंग्रेजी भाषा के जो भी शब्द होते हैं उनमें अगर उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग किया जा रहा है तो वो गलत होगा, तो इसलिए ये अशुद्ध है। निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है ध्वनि, पद, शब्द या फिर वर्ण। अब यहाँ पर दिया गया है लघुत्तम लिखित इकाई। अगर पूछ लिया जाता लघुत्तम मौखिक इकाई कौन सी है तो ध्वनि आ जाता, मौखिक इकाई अगर पूछी जाती तो। लेकिन लघुत्तम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी इकाई। तो सबसे छोटी इकाई जो है लिखित वो कौन सी है? वर्ण। अगर पूछ लिया जाता कि लघुत्तम लिखित और अर्थ सहित इकाई सबसे छोटी कौन सी है तो वहाँ पर शब्द आता, अर्थ सहित अगर पूछा जाता। तो प्रश्न को कई बार इस तरह से भी घुमा दिया जाता है। निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? क्रिया से काम के करने या होने का बोध होता है। क्रिया एक अविकारी शब्द है। क्रियाएं धातुओं, संज्ञा या विशेषण शब्दों से भी बनती हैं। या फिर रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं। तो प्रश्न तो आपको पता ही चल रहा है कि ये इसका उत्तर सही है कि क्रिया से काम के करने या होने का बोध होता है, सही बात है।
क्रियाएं धातुओं, संज्ञा या फिर विशेषण शब्दों से भी बनती हैं, ये भी सही है। रचना की दृष्टि से क्रिया के अकर्मक और सकर्मक दो भेद होते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन क्रिया एक अविकारी शब्द है, नहीं। क्रिया कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। जैसे लिंग के अनुसार क्रिया बदल जाती है, जैसे राम जाता है, सीता जाती है। तो जाता है एक क्रिया शब्द है, क्रिया है यहाँ पर, तो जाता है, जाती है, ये बदल गया ना, विकार आ गया उसमें, तो ये एक अविकारी शब्द नहीं है। यहाँ पे क्या दे रखा है? अविकारी शब्द है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? उपकार, घुड़सवार, आग बबूला या फिर एक दंत। तो योग रूढ़ शब्द किसको बोला जाता है? जहाँ पर दो शब्दों के मिलने से कोई अर्थ जो निकलता है वो उसका अर्थ तीसरा ही निकलता है। जैसे एक और दंत, एक दंत किसके थे? गणेश जी के। तो यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ है एक दंत? गणेश के लिए। तो योग रूढ़ शब्द इनमें से कौन सा है? एक दंत। जबकि और अन्य जो शब्द हैं वो सब रूढ़ शब्द हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। सुख दुख में मुस्काना, धीरज से रहना, वीरों की माता हूँ, वीरों की बहना, मैं वीर नारी हूँ, साहस की बेटी, मातृभूमि रक्षा को वीर सजा देती, आकुल अंतर की पीर राष्ट्र हेतु सहना, वीरों की माता हूँ, वीरों की बहना, मातृभूमि जन्मभूमि राष्ट्र भूमि मेरी, कोटि कोटि वीर पूत, द्वार द्वार दे देरी, जीवन भर मुस्काए भारत का अंगना, वीरों की माता हूँ, वीरों की बहना। तो ये हमारी अपठित गद्यांश हो गया। पहला प्रश्न आता है इसमें से, भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए। तो इसमें लाइन में आया था कि भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए। यहाँ पर ऊपर ही दे रखा है कि जीवन भर मुस्कुराए भारत का अंगना। तो भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए? जीवन भर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म में विलोम का सही प्रयोग नहीं है? जंगम, स्थावर, ये सही विलोम है इसका। कोमल का कठोर होता है, सही है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, सही है। गरल का विष, जब ये विलोम शब्द नहीं बल्कि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। गरल भी किसको कहा जाता है? जहर को, और विष भी जहर को कहा जाता है। यहाँ पे विष का अमृत होना चाहिए था, तब ये सही होता। अगला प्रश्न है, लक्षणा शब्द शक्ति के कौन से भेद हैं? रूढ़ा, प्रयोजनवती, शाब्दी और आर्थी, प्रयोजनवती और व्यंजना, अत्युक्ति और आर्थी। तो लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? माँ ने कहा, बेटा उन्नति करो, वाह कितना सुंदर दृश्य है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है, साकेत एक अध्ययन। तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह कहाँ पर है? कामायनी के ऊपर जो ये चिन्ह ये लगा हुआ है, इसी को उद्धरण चिन्ह कहा जाता है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। जबकि इसे कौन सा कहते हैं? विस्मयादि बोधक। ये योजक चिन्ह है और इसे बोला जाता है विराम चिन्ह। अगला प्रश्न है, वह आम को खा रहा है वाक्य में अशुद्धि है? लिंग संबंधी, कारक संबंधी, वचन संबंधी या फिर क्रिया संबंधी। वह आम को खा रहा है, तो यहाँ पे जो को शब्द है वो कारक चिन्ह है, तो ये यहाँ पर अशुद्ध है। वह आम खा रहा है ऐसे होना चाहिए था, आम को खा रहा है, यहाँ इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? आंसू, खंबा, निशंग। तो ये गलत है, वर्तनी की दृष्टि से खंबा ऐसे नहीं लिखा जाता। वृद्धि, योद्धा,
सामर्थ्य, ये इसमें तीनों ही शब्द जो हैं शुद्ध लिखे गए हैं। जबकि यहाँ पे व्यंग, ऊंचा, निमित्त, यहाँ पे ऊंचा में चंद्रबिंदी आती तो ये सही होता। कनिष्ठ, उज्जैनी, दांत, यहाँ पे दांत गलत है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें तीनों ही शब्द जो हैं वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है अंतस्थ व्यंजन नहीं है, य, र, ल या फिर ब। तो इसमें ब जो है अंतस्थ व्यंजन नहीं है, जबकि यहाँ पे व होता तो वो सही होता। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, ब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। अंगारों पर पैर रखना अर्थात जोखिम मोल लेना, तो ये तो सही है। कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना। नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, ये सही है। देवता कूच करना अर्थात घबरा जाना, ये भी सही है हमारा। लेकिन कलेजे पर सांप लौटना का नफरत करना नहीं होगा, जबकि इसका सही अर्थ है अप्रिय या असम्य जो बात होती है, ऐसी स्थिति के कारण बहुत ज़्यादा दुखी होना, तो उसे बोला जाता है कलेजे पर सांप लौटना। तो यहाँ पर ये मुहावरा हमारा, इसका अर्थ ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है। हरकत के अर्थ क्या क्या हैं, जैसे कि गति अर्थात हरकत, सही बात है। चेष्टा भी हरकत को कहा जाता है। लेकिन दीन, निकृष्ट, इज्जत, अभिमान, प्राण, जीवन ये हरकत के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो इसमें गति और चेष्टा सही शब्द समूह है। अगला प्रश्न है अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो अपने से, इसमें रेखांकित पूछा गया है अपने, तो अपने किसके लिए आता है, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो एक देश से जब दूसरे देश में कोई माल भेजा जाता है तो उसके लिए सही शब्द क्या है, आयात, यांत्रिकी, भारोपीय या फिर निर्यात। तो निर्यात सही है। अगर पूछ लिया जाता कि किसी दूसरे देश से, एक देश से दूसरे देश में माल को लाना, तो वहाँ पे आयात आ जाता। लाने को आयात कहा जाता है और भेजने को निर्यात। यहाँ पे भेजना पूछा है तो ये निर्यात आएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। प्रदर्शिनी, प्रवृत्त, दधीची या फिर ज्येष्ठ। तो शुद्ध शब्द इनमें से दधीची शुद्ध शब्द है, प्रवृत्त भी शुद्ध शब्द है, ज्येष्ठ भी शुद्ध है। लेकिन प्रदर्शिनी नहीं होता है, ये होता है प्रदर्शनी। ये ई की मात्रा इसमें नहीं होनी चाहिए थी, तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य हो गया। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। बुढ़ापा, मिठास, सजावट या फिर ममता। तो जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक शब्द पूछा है, तो जो बूढ़ा जाति होती है, बूढ़ा से बुढ़ापा बना, तो यही हमारा भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। मिठास, ममता और सजावट ये भाववाचक संज्ञा तो हैं, लेकिन जातिवाचक से नहीं बने हैं। अगला प्रश्न है प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है। तो इसमें विशेष्य पूछा है, सुशील, प्रभा, कन्या या फिर एक। तो इसमें जब बोर्ड ने इसका उत्तर माना था कन्या, तो सुशील तो क्या हो गया, विशेषण, विशेष्य पूछा है इसमें, तो इसमें कन्या को विशेष्य माना है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छांटिए। हम खाना खा चुके, ये कैसा वाक्य है, सरल वाक्य। पूछा क्या गया है, मिश्र। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये भी एक सरल वाक्य है। वह अस्वस्थ था और इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका, ये कैसा वाक्य हो गया, ये संयुक्त वाक्य हो गया, क्योंकि यहाँ पे और वह अस्वस्थ था ये अलग वाक्य बन गया, इसलिए परीक्षा में सफल न हो सका, ये अलग वाक्य बन गया। तो जहाँ पर दोनों वाक्य
अलग अलग हो जाएं और तथा इन शब्दों से अगर जुड़ते हों तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। लेकिन यहाँ पे मिश्र वाक्य पूछा है, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। तो मिश्र वाक्य किसे कहा जाता है? जो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो। तो इसमें ये वाक्य यहाँ पर आश्रित हो रहा है कि जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, तो ये इस पर आश्रित हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मिश्र वाक्य है। अब हमारा पद्यांश आ गया। निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। चंचल पग दीप शिखा के घर, गृह मग वन में आया वसंत। सुलगा फाल्गुन का सूनापन, सौंदर्य शिखाओं में अनंत। सौरभ शीतल की ज्वाला से फैला और उर में मधुर दाह। आया बसंत भर पृथ्वी पर, स्वर्गिक सुंदरता का प्रभाव। कली के पलकों में मिलन स्वप्न, अली के अंतर में प्रणय गान। लेकर आया प्रेमी वसंत, आकुल जड़ चेतन स्नेह प्राण। तो ये हमारा पद्यांश है। अब प्रश्न देखते हैं। धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? तो कब होता है? फाल्गुन में, वसंत में, चैत्र में या फिर होली आने पर। तो स्वर्ग जैसा सुंदर कब होता है? वसंत के आने पर। यहाँ पे आया था ना, ये रहा, गृह मग वन में आया वसंत। दूसरा प्रश्न है हमारा, सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? तो सौरभ शीतल किसके लिए आया है? फाल्गुन के सूनेपन से, धरती के सौंदर्य से, सुगंधित वातावरण से, जड़ चेतन से। तो सुगंधित वातावरण से। अली का पर्यायवाची है मधुमास, वासव, माधव या फिर मधुप। तो मधुप किसे कहा जाता है? भौरे को। तो ये अली यहाँ पे मधुप के लिए प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द आकाश, त्रिनेत्र, विद्यालय या फिर पत्थर। तो यहाँ पे योग रूढ़ शब्द कौन सा है? त्रिनेत्र। निवारण शब्द में उपसर्ग है नी, नी, निर या फिर नी। तो विसर्ग वाला नहीं आएगा इसमें, निवारण में सिर्फ नी उपसर्ग है, क्योंकि नी उपसर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, ये संधि के अंतर्गत आता है। जो प्राण से सिद्ध हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रयोजनीय, अप्रामाणिक, अप्रमेय या फिर प्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे कहा जाता है प्रमेय। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन आ जाता है? मैं, हम, मेरा, मुझे। मध्यम में तुम, तू, तेरा, आप, ये सब। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, मतलब किसी तीसरे के बारे में बात होती है। तो इस तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह पानी से पौधों को सींचता है। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे। उसका कद मुझसे बड़ा है। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है, तो शुद्ध वाक्य बोर्ड ने माना है जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं, ये शुद्ध वाक्य है। वह पानी से पौधों को सींचता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे या तो सींचता ही आता या फिर पानी ही आना चाहिए था। वह पौधों को सींचता है, ये वाक्य ऐसे होता तो शुद्ध होता। सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, यहाँ पे वर्ग के अंतर्गत लोग भी आ जाते हैं, तो सभी वर्ग उपस्थित थे, ये ऐसे सही होता है। या फिर सभी लोग उपस्थित थे। उसका कद मुझसे बड़ा है। अब ये वैसे मुझे तो ये सही लग रहा था, अब जिसने किया है उसका भी ये सही का टिक कर रखा है उसने, पर बोर्ड ने क्या माना है? जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि इसमें अगर गलती है तो कहाँ पर है, कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छांटिए। अर्वाचीन का प्राचीन, ये सही है। इति का अत, ये भी सही है। उपकार का अपकार, ये भी सही है। अनुराग का राग, जबकि अनुराग का राग नहीं होता है। अनुराग क्या क्या होता है? विराग, जबकि राग का होता है द्वेष।
तो ये तो एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए, विलोम नहीं है। अनुराग का होगा विराग और राग का होगा द्वेष। सूर्य का पर्यायवाची है अंशु, प्रकाश, सविता, रश्मि। तो सूर्य का पर्यायवाची होगा सविता। सविता किसे कहा जाता है? सूर्य को। जबकि अंशु, प्रकाश और रश्मि ये सूर्य से निकलने वाली रोशनी को कहा जाता है। किस समूह में अश्व के सभी पर्याय हैं? घोटक, सोम, कानन। तो इसमें तो नहीं है। घोटक तो है लेकिन सोम और कानन नहीं है। पुरंदर, आम्र, विभु। इसमें पुरंदर किसे कहा जाता है? पुरंदर बंदर के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पे घोड़ा, तुरंग और है, ये जो तीनों हैं ये अश्व के पर्यायवाची हैं। जबकि यहाँ पे तुरंग तो है, घोटक भी है, लेकिन कंज नहीं है। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। काजल, घोड़ा, अमृत, गेहूं। तो तत्सम शब्द है अमृत। जबकि काजल, घोड़ा और गेहूं ये कैसे हैं? तद्भव शब्द हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो संस्कृत से दिए गए हैं सीधे के सीधे। और तद्भव जो कि थोड़ा रूप परिवर्तित होके तद्भव में परिवर्तित हो गए हैं। जैसे अग्नि से आग बना, इसी तरह से। जैसे कज्जल, इसका तत्सम शब्द है कज्जल। घोड़ा का घोटक। गेहूं का क्या है? आप कमेंट करके बताएं कि गेहूं का तत्सम शब्द क्या है। अगला प्रश्न है प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन कीजिए। झगड़ालू, उपग्रह, परिपूर्ण, भरपूर। तो इसमें उप, इसमें भरपूर में भर, इसमें परिपूर्ण में परि। लेकिन झगड़ालू, झगड़ालू ये पूरा एक ही शब्द है, इसमें किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। गरम, रमेश, प्रतिदिन और पेड़। तो क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? प्रतिदिन, जो रोज हो रहा है, प्रतिदिन। अगला प्रश्न है छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। हार मानना, किसी के धन पर लुभा जाना, किसी कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, या फिर धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। तो छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ है धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? असंगत छांटना है। इन चीज़ों पे जरूर ध्यान दें, असंगत पूछा है कि संगत पूछा है। अरिष्ट का रीठा, ये तो होता है। घोटक का घोड़ा, ये भी सही है। काष्ठ का काठ, ये भी सही है। लेकिन क्रोश का कोण, ये नहीं होता है। अगला प्रश्न है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आप आज शाम को क्या कर रहे हैं? बच्चा रोता है, पूजा कपड़े धो रही है, मोहन सितार बजा रहा है। तो यहाँ पे पूछी है हमसे अकर्मक क्रिया, तो जहाँ पर कर्म नहीं हो। जैसे आप आज शाम को क्या कर रहे हैं, तो इसमें क्रिया है। पूजा कपड़े धो रही है, इसमें भी वो क्रिया कर रही है। मोहन सितार बजा रहा है, लेकिन बच्चा रोता है, ये एक अकर्मक क्रिया है। जबकि ये कैसी है? सारी सकर्मक क्रिया। हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत या सामान्य संभाव्य वर्तमान। तो हमने एक शेर देखा, ये एक सामान्य भूतकाल का वाक्य है। अगला प्रश्न है सोना, धतूरा, गेहूं किस शब्द के अनेकार्थी हैं? इंदु के, पिंगल के, कनक के, धान के। तो सोना कनक को भी कहा जाता है, धतूरे को भी कनक कहा जाता है और गेहूं को भी कनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है रत, रति युग्म शब्द का सही अर्थ है। रत का क्या अर्थ है और रति का क्या है? तो रत अर्थात लीन, रति अर्थात प्रेम। तो यही हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। हाथ सुमिरनी बगल कतरनी, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। मन चंगा तो कठौती में गंगा,
होनहार वीर भान के होत न चिकने पात। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मन की पवित्रता ही महत्वपूर्ण है। समन अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है। समन का अंग्रेजी, समन जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या है? बुलाना। कहते हैं ना, कोर्ट के द्वारा समन भेज दिया गया, तो मतलब कोर्ट ने उन्हें बुलाया होता है, तो उसी के लिए समन शब्द प्रयोग में लाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? अम्ब जल, अम्बु माता। अविलंब सहारा, अवलंब शीघ्र। आकार खान, आकर रूप। कृति रचना और कृति रचनाकार। तो जो कृति होती है छोटी की मात्रा, उसका तो अर्थ होता है रचना, और कृति जहाँ पे बड़ी की मात्रा आती है उसका अर्थ होता है रचनाकार। तो ये हमारा शब्द युग्म सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। वह साड़ी खरीदने बाजार गई। जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी आ चुकी थी। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। विद्वान मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं। तो इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? हम घर से बाहर निकले, ये एक अलग वाक्य बन गया, और बारिश होने लगी, ये अलग। जब दो अलग अलग वाक्यों को और तथा जैसे शब्दों से अगर संयुक्त किया जाता है तो उसी वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। वह साड़ी खरीदने बाजार गई, ये सरल वाक्य है। जब मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी आ चुकी थी, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि ये इस पर आश्रित है। पहुंचा, गाड़ी आ चुकी थी। विद्वान मनुष्य का सभी सम्मान करते हैं, ये भी मिश्र वाक्य है। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य, ख, च, छ। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। अगला प्रश्न है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। पक्षी का पर्यायवाची द्विज हो जाएगा। सोम, सिलीमुख, नव, ये नहीं है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है ध्यान रखना, इच्छा पूरी होना, धोखा खाना या फिर सजग होना। आंखें खुलना अर्थात सजग होना। गत गति का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। गत अर्थात बीता हुआ और गति अर्थात चाल। लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? लोकोत्तर, लोक से इतर अर्थात अपादान तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो युवा पुल्लिंग शब्द है। डिब्बा, ये भी पुल्लिंग शब्द है। नेत्री, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। और गुणवती, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं, क्योंकि ये भी, इस युवा भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है और डिब्बा भी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। डिब्बा का डिब्बी होगा, युवा का युवती होगा। तो इसमें ये दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सारी दुनिया भर में यह बात फैल गई। तो दुनिया और भर, सारी दुनिया, तो ये अशुद्ध वाक्य हो गया। शायद वह जरूर जाएगा। अब वह जरूर जाएगा और शायद भी लगा दिया, तो ये वाक्य भी गलत हो गया। किसी और से परामर्श लीजिए। सप्रमाण सहित स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे सप्रमाण भी कर दिया और स्पष्ट भी कर दिया। अब इन दोनों का अर्थ एक ही हो गया, तो ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। तो किसी और से परामर्श लीजिए, ये वाक्य हमारा शुद्ध वाक्य है। सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। गर्दन पर छुरी फेरना, खटाई में पड़ना, कुएं में ही भांग पड़ना या गूंगे का गुड़। तो कुएं में ही भांग पड़ने का अर्थ है सबकी मति भ्रष्ट होना। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? यश प्राप्त, महादेव, आजीवन या फिर पंचतंत्र। तो अव्ययी भाव समास कहाँ पर है? आजीवन में। जीवन भर, जो भी चीज मतलब हमेशा चलती रहती, आजीवन, प्रतिदिन, जिसमें उसमें अव्ययी भाव समास होता है। अब कुछ प्रश्न हम
भाषा उसके देख लेते हैं, भाषा कौशल के। निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, सही बात है। यह कम खर्चीली विधि है, सही है। यह कम समय में अधिक ज्ञान प्रदान करने वाली, ये भी सही है। लेकिन यह मनोवैज्ञानिक विधि है, जबकि ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। भाषाई कौशल का सही क्रम है। सही क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। हिंदी शिक्षण में साखीय अभिक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? पदों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है? नहीं। कैसा होता है? छोटा होता है। इनमें विद्यार्थी अनुक्रिया के रूप में सही विकल्प का चयन करता है। नवीनता व विविधता पाई जाती है, सही बात है। यह छोटी कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी है, नहीं। ये शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो बड़ी कक्षाओं हेतु उपयोगी होता है। तो ये उत्तर हमारा सही हो जाएगा। कविता शिक्षण की विधि नहीं है। गीत प्रणाली, ये तो है। शब्दार्थ कथन प्रणाली, ये भी है। खंडान्वयन प्रणाली, ये भी है। सूत्र प्रणाली, ये नहीं है। सूत्र प्रणाली किसके अंतर्गत आती है? गणित शिक्षण के अंतर्गत। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है। शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, सही बात है। दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन शिक्षक के कार्य को सरल बनाना, नहीं। विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना, सही बात है। क्योंकि जब दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है तो उससे विद्यार्थी अधिक क्रियाशील रहते हैं। छात्रों को नवीन उपकरणों की जानकारी देना, नहीं। उपकरणों की जानकारी देना नहीं है। कक्षा को नियंत्रित रखना, ये भी नहीं है। इसको विद्यार्थियों को क्रियाशील बनाना, उनकी विभिन्न इंद्रियों को। तो ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? तो ये किया जाता है साहचर्य विधि में। मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया? मिकेल स्क्रीवेन ने। निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। तो पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? निदानात्मक परीक्षाएं। जबकि अगर पता चल जाए और उसका उपचार अगर किया जाता है, उनको दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है फिर। तो इस तरह से ये हमारे हिंदी के और कुछ शिक्षण विधियों के प्रश्न पूरे होते हैं। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ज़रूर बताएं। इसी तरह से हम आने वाली कुछ वीडियोज़ में प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न पत्र हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। संपूर्ण हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।